गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज 15 जनवरी है और आज हमें द हिंदू एंड अदर न्यूज को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का पहला आर्टिकल सी विजिल 21 से संबंधित है। यह भारतीय तट रक्षक बल का 2 दिवसीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करना है। इस अभ्यास में न सिर्फ देश की तट रक्षा बल्कि ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी शामिल है। इस अभ्यास में पूरे तटीय सुरक्षा तंत्र की तैनाती की गई थी। इसमें भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल की 110 से अधिक जमीनी संपत्तियों को भी शामिल किया गया था। अब हम जानते हैं ईईजेड के बारे में। ईईजेड जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहलाता है, भारत के पास 18वां सबसे बड़ा ईईजेड है जिसकी टोटल साइज 23,05,143 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्काद्वीप सी, इसके अलावा अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल आदि शामिल हैं। भारत के ईईजेड की जो सीमा है वह पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया तथा इंडोनेशिया से लगती है। भारत अपने ईईजेड को मान्यता देने के लिए एक कानून भी पारित किया है जिसका नाम टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 नाम है। इसके अलावा भारत ने वर्ष 1997 में UNCLOS यानी कि यूएन क्लॉज पे भी हस्ताक्षर किया है। ईईजेड में भारत को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल, कमर्शियल फिशिंग एंड अदर मरीन रिसोर्सेज। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब भारत यहाँ पे नेविगेट कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीति के लिए भी यह ईईजेड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का जो ईईजेड है आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा तट रक्षा। ये भारत का जो तट है इसे हम ये तट कोस्टल, जबकि इस लाइन को जो कि 200 नॉटिकल मील तक जाती है इसे हम कहते हैं ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस रणनीतिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे दक्षिण चीन सागर है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे अगर इंडियन आर्मी होगी तो यहाँ पे चीन जो भी कार्रवाई करेगा वो इसके बारे में जान सकती है, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ईईजेड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल है। आप इस लाइन को देख सकते हैं, इसके कलर और इसके कलर को। इसके अलावा पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान, तो यहाँ पे सीमा इसकी है ईईजेड की, जिसलिए ये रणनीतिक दृष्टि से और एवं सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दरअसल वर्ष 2008 में जब 26A1 की घटना सामने आई थी तब हमारी तट रक्षा में काफ़ी खामियां देखी गई थी। उसी खामियों को कम करने के लिए अर्थात खत्म करने के लिए भारत सरकार ने सी विजिल अभ्यास की शुरुआत की थी। और हम जानते हैं यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज क्या है? दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी के जो इन क्लॉज के जो 3 सत्र हुए थे जो कि 1973 से 1982 तक हुए थे, उसमें ये हस्ताक्षर किए गए थे। यूएन क्लॉज को लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन या लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है। यह कानून किसी देश के समुद्र पर
अधिकार एवं जिम्मेदारी को परिभाषित करता है ताकि समुद्र का उपयोग सबके लिए संभव हो। ऐसा ना हो कि कोई देश जो बाहुबल हो वह पूरे समुद्र पर अधिकार कर ले। अब यूएन क्लॉज के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। जैसे इसकी जो हस्ताक्षर की गई थी वह 10 दिसंबर 1982 को की गई थी। इसका जो लोकेशन है मॉन्टेगो वे जमैका में है। यह कब से प्रभावी हुआ? 16 नवंबर 1994 को, और इसे 60 देशों ने रेटिफाई किया, जबकि हस्ताक्षर 157 देशों ने किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अस्मी से संबंधित है। तो यह क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी 9mm पिस्टल है, जिसे बनाया है संयुक्त रूप से DRDO तथा भारतीय सेना के द्वारा। इसका इस्तेमाल केंद्रीय तथा राज्य पुलिस संगठनों के साथ साथ VIP सुरक्षा ड्यूटियों तथा पुलिसिंग में किया जा सकता है। पिस्तौल का जो अस्मी नाम रखा गया है उसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। हमारे नेक्स्ट आर्टिकल NCAVS यानी NCAVS इंडिया फोरम 21 से संबंधित है। NCAVS यानी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? दरअसल जिस प्रकार से देश की GDP में हम अपनी उत्पादों एवं सेवाओं को शामिल करते हैं, उसी प्रकार से प्राकृतिक पूंजी को परिभाषित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है यूरोपीय यूनियन ने, यानी EU। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन स्टैटिक डिवे यानी कि UNSD, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP तथा सेक्रेटेरिएट ऑफ CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस NCAVS को वर्ष 2017 में 5 सहयोगी राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया था। कौन से 5 राष्ट्र है? ये देखिए, ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। इन 5 राष्ट्रों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी एवं उसकी सेवाओं में सुधार करना, इसके अलावा जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी बनाना। इस प्रोजेक्ट की अवधि वर्ष 2017 से 2021 के अंत तक है, यानी कि इस वर्ष से प्रोजेक्ट जो है समाप्त हो जाएगा। भारत में इस प्रोजेक्ट को MOSPEI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लागू किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ILO के द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट से है। उस रिपोर्ट का नाम है वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क। इसने क्या बतलाया है कि भारत में घर से काम करने वाले कामगार औसत से 50% तक कम कमाते हैं। इसी तरह अर्जेंटीना और मैक्सिको में भी घर से काम करने वालों की आय बाहर काम करने वालों की तुलना में 50% तक की कम होती है। यहाँ ILO के बारे में जानकारी उसे हम देखते हैं। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना किया गया था 11 अप्रैल 1919 को, यानी 101 वर्ष इस वर्ष हो गए हैं इसके। यह क्या है? यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। इसे वर्ष 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें यह बतलाया जाता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। वह मजबूती किस तरह से प्राप्त कैसे पता करते हैं? दरअसल इसका पता इस तरह से किया, जैसे हमारे पास जो पासपोर्ट होता है, मान लीजिए ये भारत का पासपोर्ट है, तो हम
कितने देश में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए इस पासपोर्ट को मतलब इस इंडेक्स को बनाया जाता है। इसमें भारत का जो है रैंक इस वर्ष 85वां है और वीज़ा फ्री स्कोर जो है 58 है, यानी भारत का जो है 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री हो सकती है भारतीय नागरिकों की। जापान इस वर्ष टॉप पे रहा, सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पे 2 देश हैं, साउथ कोरिया और जर्मनी। जबकि हमेशा की तरह पाकिस्तान पीछे रहा, 107 रैंक, नेपाल 104 रैंक। आज 15 जनवरी है और आज आर्मी डे भी है। आज जो है वो 73वां आर्मी दिवस है। तो ये आर्मी दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल हमारे फील्ड मार्शल एम करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर जो थे जनरल फ्रांसिस बर्चर, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर थे इंडिया के, उनको हटा करके ये उनका स्थान रखे थे 1949 में। इसीलिए 15 जनवरी को प्रतिवर्ष आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। हम अब सर के एम करियप्पा के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह 28 जनवरी 1898 को हुआ था। इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए गए थे, जैसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, लीजन ऑफ मेरिट, मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड। इनका जो निक नाम था उसे कीपर कहा जाता है। देखिए कीपर। इन्होंने कई सारे युद्ध किए, जैसे महत्वपूर्ण युद्ध जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड और इंडो पाक वॉर ऑफ 1947। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।